नेक्स्ट यूनिट है चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, सीबीएसई बोर्ड के लिए। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में मेन ये चैप्टर क्या है, मार्केट मतलब क्या होता है, जहां पे बायर और सेलर मीट कर सके। यहाँ पे क्या चीज का मार्केट है, फाइनेंस का मार्केट, मतलब जहां पे सेवर एंड बोरोवर मीट कर सके। तो वो मार्केट जो लिंक है बिटवीन सेवर एंड बोरोवर, जो पैसा लेना चाहते हैं, बोरो करना चाहते हैं, और जो पैसा सेव कर रखे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में लिंकिंग मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो जिसका एग्जांपल हुआ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग। तो इस फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले लोगों के सेविंग को मोबिलाइज करना एंड चैनलाइज करना। मोबिलाइज करना माने एक जगह इकट्ठा करना, और चैनलाइज मतलब कोई प्रोडक्टिव यूज में उसको इन्वेस्ट करवाना। आपको प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। हम लोग ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही शेयर्स का दाम वगैरह पता कर पाते हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, कंपनी के पास फाइनेंशियल एसेट का लिक्विडिटी अरेंज करता है, मतलब मनी अरेंज करके देता है। और क्योंकि पहले जो फिजिकल मार्केट हुआ करता था तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई थे, बट फाइनेंशियल मार्केट आने के बाद ट्रांजेक्शन का खर्चा भी कम हो गया, मतलब शेयर खरीदना बेचना, लोन लेना देना, ये सब का एक्सपेंसेस कम हो गया। फाइनेंशियल मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट माने यूं कहो तो लॉन्ग टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट आपका एग्जांपल के लिए शेयर मार्केट। मनी मार्केट माने शॉर्ट टर्म मार्केट। तो मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इज मनी मार्केट एंड मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इज कैपिटल मार्केट। अगेन कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी इक्विटी शेयर और डेप्ट का जहां पे लेन देन हो, जहां पे शेयर बेचा जाए, डिबेंचर्स बेचा जाए, बॉन्ड्स बेचा जाए, प्रेफरेंस शेयर बेचा जाए, इक्विटी शेयर बेचा जाए। और सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर भी आप डेप्ट और इक्विटी का ही लेन देन कर रहे हो। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी मार्केट हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार कंपनी अपना शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड बेचती है, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट माने स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे एक इन्वेस्टर जिसके पास किसी कंपनी का शेयर है वो दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी फर्स्ट टाइम, सेकेंडरी सेकंड टाइम, या फर्स्ट टाइम के बाद जमेगी। यही है दो टाइप के मार्केट का टाइप्स। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फंड मार्केट है जिसका पीरियड है अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए कंपनियां जो पैसा उठाती है मार्केट से, उस मार्केट को मनी मार्केट बोलते हैं। तो ये पैसा क्या काम आता होगा? जनरली वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कंपनी इतना जल्दी पैसा लौटा के फिक्स एसेट तो नहीं खरीदेगी उन पैसे से, वरना लौटा ही नहीं पाएगी। तो इनसे जनरली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए पैसा अरेंज किया जाता है। इनका मेन इंस्टीट्यूट कौन सा है? इनका हेडिंग बॉडी है आरबीआई, मतलब मनी मार्केट का कंट्रोलिंग पावर आरबीआई के पास है। इनके अदर प्लेयर कौन है? स्टेट बैंक यानी बैंक्स, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, ये सब हो गए इसके प्लेयर्स। तो फीचर्स क्या है मनी मार्केट का? पहला तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट है, इसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑफिस होता है प्रॉपर, इसका वैसे प्रॉपर ऑफिस नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। मेजर इंस्टीट्यूट कौन इन्वॉल्व है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी। इनके डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही फाइनेंस में डॉक्यूमेंट होता है। फाइनेंस में इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, स्टाइलिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का मेन डील होता है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब का लेन देन होता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। आपको केवल ये नाम जानने, दैट्स इट। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट माने मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म का मार्केट हुआ। इसका कंट्रोलिंग बॉडी सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लेन देन होंगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब का बातचीत यहाँ पे होगा। कैपिटल मार्केट का डेफिनेशन क्या है? वो मार्केट या वो मैकेनिज्म जो चैनलाइज करता है लोगों के सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट को, लोगों के सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। तो ये लिंक है बिटवीन सेवर एंड जो कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए उनके बीच में।
इसका फीचर्स पढ़ रहे हैं। ये जनरली लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में डील करता है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज होंगे, ब्रोकर, अंडर राइटर, डिपॉजिटरीज, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे इसमें। यहाँ पे ये मेन बड़ी बड़ी कंपनियों को कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए पैसा देती है, जिससे कंपनियां फिक्स एसेट्स ये सब खरीद सकती है, लैंड बिल्डिंग, तो कंपनी को कैपिटल क्रिएट करने में हेल्प करती है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है, और मैंने कहा था इसका कंट्रोलिंग बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लोग कंपनियों को रिजनेबल रेट पे फंड अवेलेबल करवाने में हेल्प करती है, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, मार्केट को कॉम्पिटिटिव रखती है, फेयर ऑपरेशंस होंगे फाइनेंशियल मार्केट में, इसको ध्यान में रखती है। यही सब काम इनका है। कैपिटल मार्केट को मैंने कहा था 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट माने न्यू इश्यू मार्केट, जो कंपनी फर्स्ट टाइम अपना सिक्योरिटीज बेचती है, उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। होता ही आपके स्टॉक एक्सचेंज में ही है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम बेचती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे एट दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। आप आईपीओ, एफपीओ इनका बात कर सकते हो। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ यानी फ्यूचर पब्लिक ऑफर, इनका बात यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका कैसे ये सिक्योरिटीज मार्केट में इशू होते हैं, ये आपके सिलेबस में फिर से नहीं है। अगर आप एक एक लाइन में जानना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं कि कंपनियां प्रोस्पेक्टस यानी एक बुकलेट इशू करती है, पब्लिक वो बुकलेट देख के फंडिंग करती है, इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। कंपनियां ब्रोकर के थ्रू शेयर बेचती है तो उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। कंपनी जब बड़ी बड़ी कंपनियों को या बड़े बड़े इन्वेस्टर को डायरेक्ट शेयर देती है, जैसे बड़ी रिलायंस लिमिटेड को शेयर दे दिया मैंने अपना 1 लाख, LIC को अपना शेयर दे दिया, बड़ी बड़ी बैंकों को अपना शेयर दे दिया, वो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके अलावा राइट इशू मतलब जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर हैं, मैं और नए शेयर लॉन्च कर रहा हूं तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहा हूं जिन्होंने पहले मेरा शेयर लिया था। और ऑनलाइन जो शेयर बिकते हैं वो EIPO हो गया। ये सब तरीके से शेयर बेच सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, जहां पे कंपनी अपना डायरेक्टली शेयर पब्लिक को नहीं बेच रही है, कंपनी ने तो पहले ही शेयर पब्लिक को बेच दिए। यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपना शेयर बेच रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो सिक्योरिटी से स्टॉक एक्सचेंज की मदद से पब्लिक दूसरे पब्लिक को शेयर बेचती है। तो प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज के लिए, ये एग्जिस्टिंग या सेकेंड हैंड शेयर्स के लिए। यहाँ पे डायरेक्टली या कंपनियां पब्लिक पैसा रेज करती है पब्लिक को शेयर बेच के, यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बिक रहा है, डायरेक्टली कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी के पास वो फंड नहीं जाता, आपने बेचा मैंने खरीद लिया। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में कंपनी का कैपिटल क्रिएट होता है, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई कैपिटल क्रिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक टू पब्लिक बिक रहा है केवल। मेनली ये प्राइमरी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल फिक्स लोकेशन नहीं है, इसका ज्योग्राफिकल फिक्स लोकेशन है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर का प्राइस फिक्स करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फोर्स से, मतलब कितना शेयर का डिमांड है कितना सप्लाई है उसके हिसाब से प्राइस फिक्स होता है। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है। अब आया स्टॉक एक्सचेंज, एक इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक बचे। स्टॉक एक्सचेंज एक टॉपिक और एक टॉपिक आपका बचेगा सेबी। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो इनकॉर्पोरेटेड है। आज की डेट में नॉट इनकॉर्पोरेटेड कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। पहले क्या होता था, कुछ लोग मिलके भी एक स्टॉक एक्सचेंज खोल लेते थे, जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, आसाम स्टॉक एक्सचेंज। अब वैसा नहीं रहा, अब ये इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड होता है, एक कंपनी की तरह होता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE और NSE। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक कंपनी की तरह काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के शेयर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, और वो सब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेटेड है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह यानी कंपनी की तरह, जो आपको असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है एंड कंट्रोल करती है किस बिजनेस को, बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो 3 काम करती है, असिस्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल। वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेटेड है वो असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर है। जैसे थर्मोमीटर से हम अपना टेम्परेचर नापते हैं, स्टॉक एक्सचेंज
कि अप डाउन होने से हम देश के इकोनॉमी का टेम्परेचर नापते हैं। तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। शेयर मार्केट ऊपर जाए हम मानते हैं देश का इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, शेयर मार्केट का डाउनफॉल हो हम मानते हैं देश का इकोनॉमी का हालत खराब हो रहा है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, आपको शेयर्स का दाम कहाँ से पता चलता है? इसी मार्केट से। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का सेफ्टी है क्योंकि ये सेबी से रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है पूरा, तो यहाँ फ्रॉड एरर होने के चांसेस बहुत कम है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है शेयर मार्केट। लोगों में इक्विटी कल्चर को बढ़ावा देता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। स्पेकुलेशन का भी स्कोप है, मतलब लोग शॉर्ट टर्म गेन वगैरह भी कमा सकते हैं यहाँ से। और लिक्विडिटी है क्योंकि प्राइमरी मार्केट के थ्रू कंपनीज के शेयर पब्लिक को जाते हैं, सॉरी पब्लिक का पैसा कंपनी के शेयर पब्लिक को जाते हैं ताकि पब्लिक का पैसा कंपनी के पास जाए। यहाँ पे लिक्विडिटी है और जब आप भी चाहो आप अपना शेयर बेच के निकल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है आप आज खरीदिए आप परसों कल जब मर जाए तब बेचो, मतलब यू कैन इजीली कन्वर्ट योर सिक्योरिटीज इनटू लिक्विड कैश। आपके कैपिटल को लगाने का बेटर जगह है ये, और लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हैबिट जनरेट करता है ये। थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगा सकते हैं आप, 100-200 रुपये भी शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, तो आपको यहां पर उसका भी फायदा मिलता है। शेयर मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का प्रोसीड्यूर क्या है? तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो ब्रोकर बैंक भी हो सकता है क्योंकि बैंक भी शेयर मार्केट का काम करवा के देती है। आशिका है, इंडिया बुल्स है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। वहां पे अपना पैन कार्ड दीजिए, डेट ऑफ बर्थ एड्रेस प्रूफ दीजिए, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन दीजिए, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए, आप इंडियन है कि एनआरआई। आप वहां पे बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए। आपको वहां पे एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, डिपॉजिटरी अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। नेम ऑफ द अदर ब्रोकर, अगर और भी कहीं पे आप रजिस्टर्ड हो तो उसका भी डिटेल देना पड़ेगा। आपका वहां पे एक डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। डीमेट अकाउंट खुलेगा किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। ये ब्रोकर जाएंगे डिपॉजिटरी के पास। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, CDSL और NSDL। CDSL और NSDL 2 डिपॉजिटरी इंडिया में। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड हो गया NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड हो गया CDSL। तो देखो आप ये ब्रोकर के पास जो वो आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देगा डिपॉजिटरी में। यानी सेबी क्या कर रहा है? सेबी बोल रहा है ब्रोकर डील करेगा डायरेक्ट कस्टमर से, लेकिन ये अकाउंट को मेंटेन कौन करेंगे? डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज इंडिया में कौन हुआ? CDSL NSDL। इनको लाइसेंस सेबी दे रहे हैं, तो ये लोग आपका अकाउंट को होल्ड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, चला रहा है, जिससे कि फ्रॉड नहीं हो, डबल एक जगह से कंट्रोल हो सके, चीजें नजर रखी जा सके। तो इन्वेस्टर जाएगा डिपॉजिटरी के बाद डीमेट अकाउंट खोलेगा, वहां पे एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा। अब इतने सारे अकाउंट को संभालेगा कौन? तो ये डिपॉजिटरीज में जो लोग संभालेंगे, आपका जो आदमी आपका काम संभालेगा उसको बोलेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन द सिक्योरिटी अकाउंट and balance of the investor and intimate the investor about the status of their holding from time to time। तो सबसे पहले क्या हुआ? आप ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर ने आपका डीमेट अकाउंट खोल दिया डिपॉजिटरी के पास, और वहां डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा जो आपका अकाउंट संभालेगा। अब आप अपना ऑर्डर प्लेस करो, मतलब आप शेयर के लिए वहां पे डालो कि आपको ये शेयर खरीदना है। जब आप शेयर खरीदने का डिटेल डालोगे, उस समय जो बेस्ट प्राइस चल रहा होगा और आप जितने में लेना चाहते हो प्राइस को मैच किया जाएगा। अगर वो मैच हो गया तो आपका परचेज बुक हो जाएगा। अब वो परचेज बुक होते ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा, माने एक बिल टाइप का आएगा, इनवॉइस टाइप का, जिसमें आपने कितना शेयर लिया है, कितना ब्रोकरेज लगा, सारा डिटेल होगा उसके अंदर। कब किस टाइम पे लिया, क्या डील हुआ, क्या डेट पे डील हुआ, कितना रेट पे डील हुआ, टोटल कितना पेमेंट हुआ, सब डिटेल वहां पे आ जाएगा। कितना ब्रोकरेज, कितना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा, सब डिटेल आ जाएगा। और फिर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर डिलीवर हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आपको पेमेंट करने के लिए 2 दिन मिलते हैं, T+2 डेज, ट्रेडिंग +2 डेज आपको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा, आपका अमाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आपने 2 दिन में पेमेंट नहीं किया तो डीमेट अकाउंट से शेयर अपने आप बिक जाएगा, मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा, आपका लॉस होगा, लॉस हो जाएगा। अगर ज्यादा लॉस हो गया तो एक्स्ट्रा पैसा आपसे रिकवर किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। वैसे ही जब आप सेल करोगे तो भी सेम प्रोसेस है। आप ऑर्डर प्लेस करोगे अपने ब्रोकर को, डीमेट अकाउंट से शेयर निकलेगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? देखो पहले क्या होता था, वो हर्षद मेहता स्कीम आप सबने सुना होगा। तब तक क्या होता था, फिजिकली शेयर का लेन देन होता था।
लेकिन उसमें बहुत सारा चोरी, फेक डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर में डिले, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पेपर वर्क में प्रॉब्लम, जिसके कारण गवर्नमेंट को लगा इसको ऑनलाइन कंसेप्ट पे आना चाहिए, वर्चुअल कंसेप्ट जिसको बोलो डिजिटल कंसेप्ट। तो ये डीमेटलाइजेशन का मतलब यही है। डीमैट अकाउंट जो खुलता है, डीमैट अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट खोलते हो वहां पैसे का लेन देन होता है, डीमैट अकाउंट खोलो वहां शेयरों का लेन देन होगा, वो ब्रोकर के पास आप खोल सकते हो, वो ब्रोकर आपका डिपॉजिटरी में जाके खुलवा देगा एनएसडीएल सीडीएसएल में। तो डीमैट अकाउंट जो आप खोल रहे हो वहां पे शेयर फिजिकली स्टोर नहीं होंगे, वर्चुअल या डिजिटल कंसेप्ट में स्टोर होंगे। और अगर आपके पास पुराना कोई फिजिकल फॉर्म है तो उसको भी आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा सकते हो डीमैट अकाउंट के पास डिटेल देकर। आज की डेट में सारे शेयर डीमैट फॉर्मेट में चलते हैं। कोई भी कंपनी अपना नया आईपीओ लॉन्च करेगा उसको भी डीमैट में ही शेयर आपके अकाउंट पे देना पड़ेगा। और ये डीमैट का पूरा रूल रेगुलेशन सेबी सेट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डीमैट का फायदा क्या है सर? ये बहुत कन्वीनियंट है, अकाउंट में तुरंत शेयर आएगा, तुरंत जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आप उस डीमैट अकाउंट से शेयर को कहीं पे गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो। लॉस, थेफ्ट या फ्रॉड का कोई डेंजर नहीं है। पेपर वर्क बहुत कम हो गया, अब सब कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है। ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके करेक्ट अकाउंट नंबर भरा जाए, करेक्ट अकाउंट में शेयर आए। कुछ भी गड़बड़ होगा आप ब्रोकर का गला पकड़ पाओगे। और सिक्योरिटी, आप कितने भी कंपनी का शेयर होल्ड करो, आपका सिंगल डीमैट अकाउंट होगा। उस सिंगल डीमैट अकाउंट में सारा शेयर का आएगा और जाएगा। डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है? आपको डिपॉजिटरीज के पास ये डीमैट अकाउंट खुलेगा, वहां पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा जिसको आप एजेंट बोलते हो, वो आपका अकाउंट संभालेगा, वो आपका पैन नंबर वगैरह से उस अकाउंट को लिंक कर देगा। जब आप बाई करोगे, जब आप सेल करोगे, फिजिकली काम होगा। अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो आप वहां पे सर्टिफिकेट देके उसको कन्वर्ट भी करा सकते हो ऑनलाइन में। तो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन ही होगा और ज्यादा इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि डिपॉजिटरी सिस्टम में कितने प्लेयर हो गए सर? एक तो डिपॉजिटरी, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो डिपॉजिटरी कौन? वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है पूरे सिस्टम को मेंटेन करना, जस्ट लाइक बैंक, जो आपके सारे अकाउंट को होल्ड करेगा। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और इससे ज्यादा जानना आपको जरूरत नहीं है, सेबी रेगुलेटेड चलता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैंने कहा ही था, वो एजेंट जो आपका वहां पे अकाउंट संभाल रहा है, तो वो आपके हो गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इंडिया में फिलहाल 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहले बहुत थे। इंडिया में फिलहाल 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेक्स्ट सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स को बुलाया जाता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी को बुलाया जाता नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर बीएससी एनएससी का भी प्राइस चलता, बोलता है ना मार्केट 300 पॉइंट बढ़ गया, मार्केट अभी 40,000 चल रहा है, मार्केट अभी 36,000 चल रहा है। ये कैसे होता है सर? उसका स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे शेयर लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनियों के शेयर रजिस्टर्ड है। कंपनी का शेयर को रजिस्टर, उनको लिस्टिंग बोलते हैं। उसके टॉप 30 जो शेयर है, टॉप 30 मतलब पैसे में टॉप 30 नहीं, वॉल्यूम में जिनका सबसे ज्यादा लेन देन हो रहा है, उनका एवरेज प्राइस उस सेंसेक्स का वैल्यू बनता है। और निफ्टी में वैसे ही टॉप 50 जो शेयर है, 50% जो टॉप 50% शेयर हैं, उनका एवरेज प्राइस का वो लोग वैल्यूएशन लेते हैं। एक वर्ड है डीम्यूचुअलाइजेशन। देखो एक प्रॉब्लम क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में एक पंगा क्या है, जो लोग वहां बैठ रहे हैं उनका भी तो डीमैट अकाउंट हो सकता है, तो उनको तो पहले खबर मिल जाएगा, तो पहले फ्रॉड कर लेंगे या पहले शेयर खरीद लेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट आया डीम्यूचुअलाइजेशन। पहले के दुनिया में क्या होता था, आज से बहुत साल पहले तक, 95, 98 तक, ये स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट भी थे, ऑर्गेनाइजेशन की तरह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की तरह। बाद में इनको कन्वर्ट करके एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में 2 रख दिया गया, एनएससी बीएससी। सारे स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज करके 2 रख दिया गया, एनएससी और बीएससी। तो इनके जो ओनर थे उनका कंट्रोल का क्या होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के उस समय तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ओनर थे। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, शेयर मार्केट का कंट्रोल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दो। इसी डिवीजन को बोला गया डीम्यूचुअलाइजेशन। जो ओनर है और जो मेंबर है उन दोनों के राइट्स को अलग कर देने को बोला गया डीम्यूचुअलाइजेशन। तो डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर। मेंबर के बाइंग एंड सेलिंग का जो राइट है और स्टॉक एक्सचेंज के जो कंट्रोल का राइट है, दोनों को अलग करने को बोला गया डीम्यूचुअलाइजेशन। ये आपको मीनिंग में इतना ही जानना है केवल। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेबी। सेबी माने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में सेटअप हुआ था
शेयर मार्केट को यानी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और चलाने के लिए यानी फंक्शन करने के लिए। बाद में इसको और पावर दिया गया 1992 में हर्षद मेहता स्कीम के बाद, इसको और ज्यादा लीगल पोजीशन ग्रांट किया गया और इसको टॉप बॉडी बना दिया गया पूरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो इनका मेन पर्पस क्या था कि मार्केट को फेयरली चलाने के लिए, एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास जाए उसके लिए, और इंटरमीडिएटरीज को भी प्रोफेशनली कॉम्पिटिटिव मार्केट देने के लिए। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव था स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, उसके अलावा इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडलेंट एंड मेल प्रैक्टिसेस को रोकना यानी प्रिवेंट करना, और एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल रेगुलेशन बनाना इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर, अंडर राइटर सबके लिए, ताकि सब ठीक से रेगुलेटेड होके चले। सेबी के फंक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। आखिरी आंसर चैप्टर का और चैप्टर खत्म। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, तो नाम ही में है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे प्राइस रिगिंग को रोकना। बहुत लोग क्या करते थे, शेयर के प्राइस को जानबूझ के अप डाउन कराते थे, फॉल्स र्यूमर फैला के, फॉल्स बाइंग करके, तो उसको रोकने का काम करता है सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी के अंदर के लोगों के पास जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो अभी पब्लिक के पास नहीं है। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे पता है कंपनी का अगले 3 महीने में बहुत बड़ा प्रॉफिट डिक्लेयर होने वाला है, मैंने पहले से अपने लोगों को बता दिया और वही कंपनी के शेयर खरीद के रख दी। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, पब्लिक के पास नहीं, क्योंकि मैं कंपनी का इंटरनल आदमी हूं। तो मैं इनसाइडर हूं और मैं ट्रेड कर रहा हूं या मेरे लोगों से ट्रेड करवा रहा हूं, ये तो गलत बात होगी। तो ये रोकने का भी सेबी का काम है। फ्रॉडलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना सेबी का काम है। कोई कंपनी, कोई ब्रोकर कोई अनफेयर काम कर रहा है तो इन्वेस्टर को एजुकेट करना इसका काम है। कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ताकि सारे काम फेयरली हो, ये भी सेबी का काम है। गाइडलाइंस बनाना, कोई फ्रॉड हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, स्टॉप करना कंपनी को गलत ढंग से शेयर इशू करना, ये सब करना रोकने का काम। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन, यानी सेबी को शेयर मार्केट को डेवलप करने का काम। स्टॉक एक्सचेंज में और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, उनका बिजनेस बढ़े, ये भी देखना सेबी का काम है। तो इंटरमीडिएटरीज को ट्रेनिंग देने का काम सेबी का है, ताकि वो लोग और लोगों को जोड़े स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज को और फ्लेक्सिबल बनाना ताकि और लोग जुड़े। इंटरनेट ट्रेडिंग को और बढ़ावा देना और नया नया तरीका लाना ताकि लोग शेयर मार्केट को स्मूथली यूज कर सके। ब्रोकर वगैरह, अंडर राइटर वगैरह को और ज्यादा काम देना, नया नया कंपनी का आईपीओ लाने का काम करवाना, ये सब काम सेबी का है ताकि मार्केट डेवलप हो। लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। तो शेयर मार्केट सेबी बहुत लोगों को रेगुलेट मतलब उनके लिए रूल बनाने का काम करता है। क्या क्या चीज का रूल, इंटरमीडिएटरीज के लिए रूल, बैंकर्स के लिए रूल, ब्रोकर्स के लिए रूल। इसके अलावा सर प्राइवेट प्लेसमेंट यानी जो कंपनियां बड़े बड़े प्लेयर्स को शेयर देती है उसके लिए रूल्स। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सब के लिए रूल्स। उनके लिए रजिस्ट्रेशन का रूल कि कैसे ब्रोकर बनोगे, ब्रोकर बनने का तरीका क्या है, क्या एग्जाम पास करना पड़ेगा, क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए रूल्स, कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद ले रही है, टेक ओवर कर ले रही है, उसके लिए रूल्स। और ऑडिट, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट का रूल, स्टॉक एक्सचेंज के चेकिंग का रूल, ये सब का रूल बनाने का काम यानी रेगुलेटरी फंक्शन। तो ये था ये चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट।